दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। एसबी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रघुवंशी सर आप लोगों को पीछे 2 वीडियो दे चुके हैं। दोनों वीडियो में इतिहास जानने का साधन पढ़ाए हैं। आज इसको हम पूरा कर ले जाएंगे। इतिहास जानने के साधनों में हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, ज़रा देख लीजिए। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। पिछली वीडियो में हम लोग बौद्ध ग्रंथ यानी देखेंगे मिलिंद पन्नो ग्रंथ पढ़ा करके आपको दिए थे। अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हेरोडोट, ये देख रहे, इतिहास जानने का अगला साधन विदेशी यात्रियों का विवरण। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि विदेशी भारत में आए, ग्रंथ लिखे होंगे, उन ग्रंथों से हमको इंडियन हिस्ट्री की जानकारी। तो हेरोडोटस का नाम आया है। हेरोडोटस के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा गया, हेरोडोटस कहाँ का निवासी, तो आप बता देना। हेरोडोटस यूनान का निवासी था। हेरोडोटस यूनानी था। इसे फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा गया है, तो आप बताना। हेरोडोटस यानी इतिहास का जनक भी पूछा गया, इतिहास का पिता या जनक भी लिख लीजिए। कभी कभी पिता पेपर में आया है, कभी कभी जनक आया है। अब आप लोगों का पूछना है कि सर फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक, इतिहास का पिता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पहला यूरोप का प्रथम इतिहासकार था। ये लिख लीजिएगा, कहीं किसी से पूछ लीजिए, याद हो जाएगा कि यूरोप का प्रथम इतिहासकार होने के नाते हेरोडोटस को इतिहास का पिता जनक की हिस्टोरिका। अब देखिए, इसी से हमसे मतलब है हिस्टोरिका किसका ग्रंथ था, तो आप जवाब दे दीजिएगा। हिस्टोरिका हेरोडोटस का प्रसिद्ध ग्रंथ था। हिस्टोरिका से क्या जानकारी मिल रही है, आप लोगों का पूछना है। तो हिस्टोरिका से प्राचीन भारत, नोट कर लीजिएगा कहीं, हिस्टोरिका से प्राचीन भारत एवं फारस का मतलब अरब देशों के संबंधों की जानकारी हमको मिली। ये हमारा आपका क्लियर हो चुका है। एक बार हम और बता दिए कि हेरोडोटस यूनान का निवासी था, यानी यूनानी था, इतिहास का पिता, हिस्टोरिका इसका प्रसिद्ध ग्रंथ, और हिस्टोरिका से हमको प्राचीन भारत और अरब फारस देशों के संबंधों की जानकारी मिली। ये देख रहे, इतिहास जानने का हम आप पढ़ रहे हैं। सोर्स, साधन। अगला है मेगास्थनीज। अब देखिए, मेगास्थनीज भी यूनान का निवासी था। मेगास्थनीज भी यूनान का निवासी था, और देख रहे, ये लिख दिए यूनानी था या यूनान का निवासी था। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर, ये देखिए यहाँ लिखा गया, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर भारत में किसके दरबार में आया था? भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया और इंडिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया। और इंडिका से क्या जानकारी मिली? इंडिका से मौर्य साम्राज्य के सोसाइटी एंड कल्चर, समाज और संस्कृति की जान लिख दिए कि इंडिका, ये देखिए, इंडिका इसका प्रसिद्ध ग्रंथ था, और इंडिका से मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल के किसके
समाज एवं संस्कृति, सोसाइटी की जानकारी मिली। क्लियर हो चुका है? ये देखिए हमारा आपका क्लियर हो चुका है कि मेगास्थनीज यूनान का निवासी था। यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का दूत बनकर, राजदूत बनकर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इंडिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था। और इंडिका से हमको मौर्य काल के समाज संस्कृति की जानकारी मिली। आगे हम मौर्य काल जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल किया जाएगा। मौर्य काल में आप जाएंगे तो कई बार आपसे पूछा गया है कि यूनानी यात्री मेगास्थनी मौर्य समाज को कितने भागों में विभाजित कर दिया था। तो पहली बात तो आप ये क्वेश्चन, मौर्य समाज को पूरे 7 भागों में विभाजित कर दिया था। दार्शनिक अभी हम बता देते हैं, आगे लिखेंगे बाद में, एक बार आपको हम परिचित करा देते हैं। मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित कर दिया। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। बाद में लिखेंगे, थोड़ा सा परिचित कराया आपको। ये देखो सेलुकस निकेटर जो है, सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति बन करके आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का कह रहा है सिकंदर के साथ सेनापति बन करके आएगा। बाद में राजा बनेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य से सेलुकस निकेटर का युद्ध होगा। आगे बताएंगे सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध होगा। सेलुकस निकेटर जब पराजित हो गया था तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। देखिए सीरियल में आ रहा है ना, हेलेना है जो है। तो आगे बढ़ाते हैं, इसी को हम आगे बढ़ा दिए। तीसरे नंबर पर हम लोग आ गए तो चीनी यात्री फाहियान का नाम आया। ये देखिए फाहियान के बारे में आप क्या कहेंगे कि फाहियान चीनी यात्री, चीन का था, चीन से आया और कहाँ है? भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को हम लोग ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय तो नाम था और विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था। बाद में बताएंगे जब हम गुप्त काल पढ़ाएंगे तो वहां शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और चांदी का सिक्का पहली बार चलवाया था गुप्त काल में। आइए इसी पर आइए, चीनी यात्री फाहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया और मध्य प्रदेश एमपी, ये देखिए एमपी की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। मित्रों, दोस्तों, बच्चों, आपका पूछना है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को फाहियान क्यों नहीं सुखी समृद्ध बताया, बिहार की जनता को क्यों नहीं सुखी समृद्ध बताया, क्यों मध्य प्रदेश की जनता को ही सुखी समृद्ध बताया? इसलिए ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी पाटलिपुत्र, ये अपनी राजधानी हटा करके दूसरी राजधानी, पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी दूसरी राजधानी कहां स्थापित किया, ये क्वेश्चन तो यही है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया था, यानी ये अपना सेंटर राजधानी, ये विक्रमादित्य जो था उज्जैन स्थापित किया था, बनाया था। तो ये फाहियान जो पहुंचा था उज्जैन में ही आया था, मध्य प्रदेश में आया। तो मध्य प्रदेश की जनता को देखा, हमारे मध्य प्रदेश की जनता को देखा तो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार की जनता को नहीं देखा, तो कहां से सुखी समृद्ध बताएगा? फूको की, ये देखिए सबको नहीं बताते हैं बच्चों, आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसका एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, हर लोग नहीं इस ग्रंथ को जानते हैं। अगर संयोग से लक साथ दिया क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ लीड कर जाएंगे। फू, ये देखिए फू को की, फू को की, इसका एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ था। फूक, आपका पूछना फूक को की में क्या उल्लेख किया, तो गुप्त काल से संबंधित था, गुप्त काल के समय में ही आया था इसी के। तो आप कह लीजिए कि फूक को की में गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशाओं का उल्लेख किया। राजनीतिक नहीं है, राजनीति को बाहर कर दीजिए,
नहीं तो अक्सर कंफ्यूज होगा, पेपर मिलेगा तो राजनीति भी डाल दिया जाएगा, तो राजनीति को बाहर कर दीजिए। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशाओं का, स्थितियों का उल्लेख किस ग्रंथ में और कौन, तो आप बताइएगा। फुकुओकी में फायर। चलिए इतना हमारा आपका क्लियर हो गया, और हम जब गुप्त काल पढ़ाएंगे तो और बताएंगे क्लियर। चीनी यात्री, एक बार फिर सुन लीजिए। चीनी यात्री फायर भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर दूसरी राजधानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया था। फाहियान का प्रसिद्ध ग्रंथ फुकुओकी में गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशाओं का उल्लेख। चलिए आगे हम लोग 4 नंबर पर वेनसांग। ये देखिए वेनसांग भी चीनी यात्री, इसमें भी मजा आएगी। देखिए वेनसांग कहाँ का यात्री था, किसके दरबार में आया, कितने साल रहा, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। आइए क्वेश्चन लीजिए, उत्तर लीजिए कि चीनी यात्री, ये देखिए ये चीन का था। चीनी यात्री वेनसांग भारत में वर्धन वंश का राजा था। हर्षवर्धन, ये देखिए नोट कर लीजिएगा। हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी, देखिए 629 ईस्वी में आया। 645 ईस्वी यानी 16 वर्षों तक भारत में रहा और किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो आप बताएंगे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, नालंदा के बारे में हम और आगे बताएंगे। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था। आपको पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कराया था, किस वंश का राजा था, तो आप बताएंगे गुप्त वंश का राजा कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करा। नालंदा विश्वविद्यालय किस बौद्ध शिक्षा दीक्षा के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। वेनसांग आया, अध्ययन किया और इसका जो अध्ययन किया एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। ये देखिए ग्रंथ का नाम था चीनी भाषा में सियोकी में, अरे इसको यात्रा वृतांत भी कह सकते हैं, चाहे ग्रंथ कहिए चाहे यात्रा वृतांत का मतलब जहां जहां जैसे जैसे गया इसी ग्रंथ में उल्लेख करता गया, तो हम यात्रा वृतांत। सियोकी में कितने देशों का उल्लेख किया था, तो आप बता देना। 138 देशों का उल्लेख किया था। ठीक है, क्लियर हुआ। देख रहे हैं चीनी यात्री, अगर आप जानना चाहते हैं, सबको तो नहीं बताते हैं, आपको बता देते हैं। इसका एक दूसरा नाम था इवान च्वांग। ये देखिए इवान च्वांग इसका दूसरा नाम था, हालांकि आया तो नहीं है, यही कि जानते रहिए। एक बार हम फिर से बोल दिए इस पर। चीनी यात्री वेनसांग भारत में राजा हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में आया। 645 यानी 16 वर्षों तक भारत में रहा। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और सियोकी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया और सियोकी में 138 देशों का उल्लेख किया था। वेनसांग का और दूसरा नाम इवान च्वांग। देख रहे, ये क्लियर कर ले गए। अभी इसमें हम एक और बताते हैं, अल बरूनी में विदेशी यात्रियों के विवरण में आप अल बरूनी नाम तो आप जानते हो, किंतु इसका पूरा नाम हम आपको बता देते हैं। पूरा नाम सब नहीं जानते हैं, आप जान जाइए। अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी। ठीक है ना, बहुत कम लोगों को जानकारी है। पहले तो आप लिख लीजिए अल बरूनी, आप लोग लिख लो।
उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए कि अबू रेहान मुहम्मद अल-बरूनी। कभी आप अपने मित्रों में डिस्कस कर लीजिए, अल-बरूनी सब जान रहे, पूरा नाम बता दो, फंस जाएगा मित्र जो। अबू रेहान मुहम्मद अल-बरूनी। इसमें भी मजेदार 5 क्वेश्चन निकालते हैं। अल-बरूनी, ये देखिए आ गए हम लोग। अल-बरूनी कहाँ का यात्री था, किसके साथ भारत आया था और किसका बड़ा विद्वान था? तो आप बताएंगे कि अल-बरूनी अरब का था और किसके साथ? महमूद गजनवी। याद रखिए, तो महमूद लुटेरा आपको आगे पढ़ाएंगे। यही तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, भारत को इस्लाम राज्य बनाना चाहता था, हिंदू राजाओं का सफाया करके भारत को लूट लेना चाहता था। महमूद गजनवी के साथ अरबी यात्री अल-बरूनी भारत आया और आप क्या कह सकते हैं, आया। और इसका एक बड़ा प्रसिद्ध अच्छा ग्रंथ पे बात में जाइए। आपसे पूछा गया है कि अल-बरूनी किसका विद्वान था? मुसलमान होते हुए भी संस्कृत का विद्वान था। ये देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि मुसलमान होते हुए भी संस्कृत का विद्वान था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला मुसलमान का नाम बताओ जो हिंदू ग्रंथ पुराणों का अध्ययन किया था। यही है अल-बरूनी। देख रहे हैं, हिंदू ग्रंथ पुराणों का अध्ययन किया था। पुराणों का चर्चा कर चुके हैं। पुराणों का अध्ययन किया था, संस्कृत का विद्वान था, टेक्नामेंट्री त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये देखिए त्रिकोण सब क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं। त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था और एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम था तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद। लिख देते हैं, दोनों नाम साथ में आप जोड़े। तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद। या खूब आया है, सैकड़ों बार पेपर में। ये हिंद तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तहकीके इधर है, इधर किताबुल, याद हो जाएगा हमेशा। किताबुल हिंद, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपका इतना क्लियर हो चुका है कि अरबी यात्री अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मुहम्मद अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया, संस्कृत का विद्वान, हिंदू ग्रंथ पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, टेक्नामेंट्री त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ, किताबुल हिंद अथवा तहकीके हिंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था। देख रहे हैं हमारा पसीना है आप लोग ना, इसकी लाज बचाना है आप लोग जो है। अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए शानदार ढंग से। हम कल किसी बच्चे का कमेंट था कि सर आप 15 अगस्त तक पूरा करा ले जाओगे या नहीं करा ले जाएंगे। आपको हम दो जितना क्षमता होगी पढ़ने की अपने परीक्षा के पहले उतना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जैसे भी लाइव पे आके आपका सिलेबस पूरा करा ले। बस इतने दुआ दीजिएगा कि रघुवंशी सर के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, तो समय से आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। बशर्ते चैनल को आगे बढ़ाइए आप। ठीक, थोड़ा आप लोग जोरदार ढंग से कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स से भी ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है टीचर को। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ा ले। चल देख रहे हैं, ये हम आपको पूरा करा ले गए। इतिहास जाने विदेशी यात्रियों का विवरण, इसमें एक और है। इसी वीडियो में हम आज आपका पूरा करके अगली वीडियो से आपका सिलेबस पर आ जाएंगे पाषाण काल। किंतु पहले हम आपका इसको पूरा करते हैं, मिटा लिया जाए।
अगला जो 9 नंबर इतिहास जानने के साधनों में 9वां जो दिखाए थे ना, पूरा तात्विक साक्ष्य। अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालते हैं, आप तैयार रहिए। हम पिछली दोनों वीडियो में बताए थे कि अगर आप अलर्ट हैं, सतर्क हैं, तो रघुवंशी सर की क्लास में सारा क्वेश्चन आपका तैयार होता जाएगा। बशर्ते तैयार आप ही को करना है। ट्रिक बताएंगे, मेहनत हम करेंगे, ठीक है। पूरा तात्विक साक्ष्य। आइए एक बार और हम बोर्ड को भरते हैं। गर्मी बहुत है ना। अब शुक्ला जी लोग कह रहे हैं, शुक्ला परिवार बोल रहा है कि सर कुछ है दिन में एसी लग जाएगी, धैर्य बनाए रखो। चलिए आइए, पूरा तात्विक साक्ष्य ये है। पूरा तात्विक, यहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलेंगे। पूरा तात्विक ये है साक्ष्य। पूरा तात्विक मतलब प्राचीन काल में कुछ साक्ष्य मिले, इनसे भी इतिहास की जानकारी मिली। इसके अंतर्गत 3 है, समझना हम लोगों को। पहले तो आप तीनों का नाम जान जाओ। अभिलेख संबंधी साक्ष्य, मुद्रा संबंधी साक्ष्य और स्मारक संबंधी बिल्डिंग, तीनों को हम डिटेल कर देते हैं। कैसे, ये देखिए कि अभिलेख, अभी बताते हैं ये अभिलेख क्या है। अभिलेख संबंधी साक्ष्य, फिर मुद्रा संबंधी साक्ष्य, फिर स्मारक। स्मारक का मतलब बिल्डिंग है। स्मारक संबंधी साक्ष्य। अच्छा, इन अभिलेखों से, सिक्कों से, बिल्डिंगों से भी हमको इतिहास की जानकारी मिली। साधन है ना। अब आप लोगों का पूछना है कि ये अभिलेख क्या है। ये देखिए, अभिलेख में भी 3 अभिलेख। अब देख रहे हैं बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है ना, रघुवंशी सर के पढ़ाने के हिसाब से बोर्ड छोटा पड़ रहा है। ठीक, अभी हम इतने में अभिलेख ही भर देंगे। अभिलेख क्या है आपका पूछना है, ये समझ। अभिलेख का नाम तो सब जानते हैं, अभिलेख क्या है ये कम लोग जानते हैं। अब देखिए 3 बातें निकाल देते हैं कि प्राचीन काल में बड़े बड़े शिलाओं, ध्यान देना, प्राचीन काल में बड़े बड़े शिलाओं का मतलब पत्थरों, पीलरों, ये देख रहे, पीलरों का मतलब स्तंभों, और ताम्र पत्रों, बड़ा बड़ा तांबे का पत्र होता था, पीलर होता था, बड़ा बड़ा पत्थर होता था। ये देखिए ताम्र पत्रों पर, अब देखिएगा बड़े बड़े शिलाओं, पीलरों, तांबे के पत्रों पर उस काल का जोड़ दीजिए। ये देखिए इन तीनों को लेके आइए, शिलाओं, पीलरों, उस काल की जो हिस्ट्री लिखी जाती थी। देखिए क्लियर हो रहा है ना। जो इतिहास लिखा जाता था उसी को क्या नाम दिया गया है बच्चों, प्यारे बच्चों, अभिलेख। फिर एक बार बोल दिए कि प्राचीन काल में बड़े बड़े शिलाओं, पीलरों, तांबे के पत्रों पर उस काल का जो इतिहास लिखा जाता था उसी को अभिलेख। अरे भाई अभिलेख तो बहुत हैं,
हाथी गुफा अभिलेख है, इलाहाबाद अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख है, इलाहाबाद प्रयाग तो एक ही, एहोल अभिलेख है। ये तो ना आप न रट लेंगे, किंतु ये नहीं क्लियर हो पाता कि आखिर है क्या। निकल जाते जैसे आप कहो कि जैसे अब इलाहाबाद या प्रयाग अभिलेख किस राजा के नाम से, ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। इलाहाबाद अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख जानिए, अब तो प्रयागराज नाम पड़ गया है। इलाहाबाद अभिलेख गुप्त काल का एक राजा था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के नाम से है। ये देखिए आप समुद्रगुप्त की जितनी उपलब्धियां हैं सब इलाहाबाद या प्रयाग अभिलेख में है। समुद्रगुप्त तो इसी अभिलेख में लिखा दिखाया गया कि समुद्रगुप्त को विसेंट इसमें भारत का नेपोलियन कहा है। दक्षिण भारत में 12 राजाओं को पराजित किया था, उत्तर भारत में 9 राजाओं को पराजित किया था। नेपोलियन की संख्या कौन सा अभिलेख बता रहा है, ये देखिए क्लियर हुआ ना, कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। इलाहाबाद अभिलेख सारी जानकारी किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दे रहा है। इसका मतलब साधन हो गया ना, अब आपका क्लियर हो गया ना कि अभिलेख भी इतिहास जानने का क्या है, साधन। ऐसे ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं, आएंगे 4-6 ठो हम और बता देते हैं। आपके पेपर में कूट करा के पूछा जाता है ना, जैसे हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा, ये देखिए हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा। अरे कलिंग में एक राजा था खारवेल, ये देखिए कलिंग में एक राजा था खारवेल, खारवेल के नाम पक्का जैनी था। आया क्वेश्चन, पक्का जैनी, जैन धर्म की जानकारी भी किस ग्रंथ से, तो आप बताना। हाथी गुफा अभिलेख से, मतलब खारवेल की उपलब्धियां जितनी कुछ रही है सब हाथी गुफा अभिलेख। ऐसे सबके बारे में यही है। एहोल अभिलेख, एहोल हम खास अभी बता लेते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है एहोल। एहोल अभिलेख, अरे एहोल अभिलेख आप देखोगे चालुक्य वंश का एक बड़ा प्रतापी राजा, सैकड़ों राजाओं को पराजित किया था। क्या नाम था, पुलकेशिन सेकेंड। ये देखिए अभी हमको भागना हो ना विषय से, ना विषय से अगर हट जाए तो समुद्रगुप्त के लेके चले जाएंगे ना, अपने को संभाले, बड़ा संभालना पड़ता है कि जो विषय उठाए हैं उसी पर रहे, खारवेल पर चले जाएंगे। पुलकेशिन, ये देखिए चालुक्य साउथ इंडिया, पुलकेशिन सेकेंड का बड़ा प्रसिद्ध अभिलेख एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख क्या कह रहा है, एहोल अभिलेख पूछा गया, क्वेश्चन बना लेते हैं कि किस अभिलेख में पुलकेशिन सेकेंड, किस अभिलेख में उल्लेख है कि पुलकेशिन द्वितीय गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। जानते रहिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, खूब आया है सैकड़ों बार। पुलके ये एहोल अभिलेख के अनुसार पराजित किया था। और इसी प्रकार आप जाएंगे, जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के नाम से है। ये देखिए रुद्रदामन पल्लव राजा था। जूनागढ़ अभिलेख किसके नाम से है, रुद्रदामन। ये देखिए रुद्रदामन। अरे अभी और जाएंगे तो भीतरी स्कंदगुप्त के नाम से भी जूनागढ़ अभिलेख है, भीतरी अभिलेख गाजीपुर में। एवं जूनागढ़ अभिलेख गुप्त काल का राजा था स्कंदगुप्त। इसी तरह बहुत सारे और हैं, इंतजार करिए, आगे क्लियर हो गया हमारा। यहाँ 4-5 आप याद रखिए, बड़ा खास है, खूब आए हैं TCS, IAS और बहुत सारी परीक्षाओं में। इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के नाम से, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के नाम से, और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के नाम से, और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के नाम से, और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद था, बताया है ना, कुमारगुप्त ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था ना। देखिए आज ये मेरा क्लियर हो गया, इतिहास जानने का साधन अभिलेख, अभिलेखों के द्वारा भी हमको इतिहास के। अच्छा
बड़ी खास बात बता रहे हैं। सैकड़ों बार पेपर में आया है कि सबसे प्राचीन अभिलेख का नाम बताइए, कहां से मिला और कौन कौन देवताओं का उल्लेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया, चले जाइए भारत से बाहर निकलिए, ये देखिए मध्य एशिया के, ये देखिए बोगज, मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से, इसको नोट कर लीजिएगा, बोगज कोई नामक स्थान से सबसे प्राचीन अभिलेख मिला। और वैदिक कालीन, वैदिक मतलब वो ऋगु वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख इंद्र, मित्र, वरुण, ये देखें इंद्र, किन देवताओं का उल्लेख है बोगज को, इंद्र, मित्र, विशेष रूप से 4 देवताओं का। ISBCS में आया है, हर परीक्षा में नहीं आता है, सबको हम बताते भी नहीं हैं, आप लोगों को बताते रहे हैं। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये देखिए 4 देवताओं को भी क्लियर हो चुका है। चाहे जैसे पूछा जाए अभिलेख, खूब आया, पेपर उठा के देखिए, क्लियर हुआ हमारा आपका। अब आ जाइए हम लोग मुद्रा संबंधी अभिलेख, मुद्रा संबंधी अभिलेख। अच्छा हम इसको मिटा देते हैं, ये क्लियर हो गया है। मुद्रा समझाए, स्मारक समझा। आज के वीडियो में मुद्रा और स्मारक तक हम लेके चलते हैं। नोट्स जरूर बनाना यार। और अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे, फिर दिन राष्ट्र के नाम संबोधन आ रहा था, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट हमको लगता। था तो नहीं कुछ इनके पास, 14-15 साल भीख मांग मांग कर खाए थे प्रधानमंत्री जी, कुछ नहीं था। बहुत बड़े साहसी थे, कह रहे थे कुछ नहीं था, साहसी बहुत। एक चीज जान लीजिए, 1-2 टिप्स हम आपको रोज बताएंगे, कुछ न कुछ। जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास, विल पावर, साहस है, वह कुछ भी कर सकता है। मतलब हमेशा व्यक्ति को साहसी होना चाहिए। साहसी तभी होंगे जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। कुछ व्यक्ति होते हमेशा निगेटिव सोचते हैं, चाहे जितना समझे। हमारे मित्र भी है, नाम तो नहीं बताएंगे, पहुंच जाएंगे वहां तक बात। तो हर बात, अभी लॉकडाउन है, मित्र से बोले कि आइए जो है वो जो है कुछ ऑनलाइन पे क्लास लिए। अरे सर कहाँ है ऑनलाइन, सब फालतू है ये। हम कहे यार हर बात आप निगेटिव सोचते हो, रखते हैं फोन। तो देखिए जीवन में भारी से भारी विपत्ति आवे, भारी से भारी संकट आवे, अपना अनुभव बता रहे हैं हम लोग भी, तो खूब उतार चढ़ाव लिए हैं। कभी भी आप नेगेटिव मत सोचो, अच्छा सोचिए। हमेशा दृष्टिकोण, आसमान का तारा तोड़ करके नीचे रख देंगे। परीक्षा नौकरी क्या, नौकरी तो चिटकी बजा करके ले, नौकरी डेवलप करिए। पढ़ने की कला, कैसे पढ़ना चाहिए। आइए मुद्रा संबंधी दूसरा है, ये देख रहे हैं मुद्रा संबंधी, मतलब या मुद्रा का मतलब सिक्का, बड़े बड़े सिक्के। ये देखिए कि मुद्राओं से भी इतिहास की जानकारी, मुद्राओं से भी। ये देखिए 200 की नोट है ना, ये देखिए गांधी जी। छोटे बच्चे पाते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन है, इसका मतलब इस नोट पर दिख रहा है कि गांधी जी है। इसका मतलब वर्तमान काल में गांधी नाम का कोई बंदा था। किसके द्वारा पता चल रहा है? नोट के द्वारा पता चल। आप लाएंगे क्लास में, कभी कभी दिखाते हैं ना पढ़ाते समय, तो बच्चे कहते हैं कि सर दे दो, हमको दे दो जो है नोट को जो है। तो ये देखिए, तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब है कि रुपया, पैसा, मुद्रा से भी इतिहास की जानकारी
मुद्रा सिक्का भी इतिहास जानने का देख रहे साधन। कैसे? ये देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देख लीजिए, सिक्के पर सिक्का था, बड़ा बड़ा सिक्का ढलता था उस समय, अब तो छोटा छोटा सब सिक्की आने लगी है। उस समय को बड़ा बड़ा सिक्का, सिक्के पर वीणा बजाता हुआ राजा का नाम बताइए। समुद्रगुप्त। अभी लिखे थे ना इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के नाम से। सिक्के पर वीणा बजाता हुआ समुद्रगुप्त, इसका मतलब समुद्रगुप्त कवि था, कविराज की उपाधि धारण किया था, संगीत से लव करता था, संगीत से लव करता था, संगीतज्ञ था। किसके द्वारा जानकारी मिल रही? सिक्का के। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपका कि सिक्का से भी हमको इतिहास की जानकारी। वैसे बहुत सारे राजा हैं। मयूर सिक्के, सिक्के पर क्या है? मयूर, मोर, यानी किसका था? अरे ये इसका था, कुमारगुप्त का था। गुप्त काल में ही, समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आया था, उसके बाद कुमार। मयूर आकृत सिक्के, कुमारगुप्त, बैल, शैवाक्य। अरे मयूर लिखा है, सिक्का ढल रहा है, इसका मतलब गुप्त काल के राजा वैष्णव धर्म को मानते थे, विष्णु से रिलेटेड थे। इतिहास भाई, इतिहास की जानकारी तो यही है। अगर सिक्का मयूर आकृति आया है तो इसका मतलब गुप्त वंश का धर्म जो था वैष्णव धर्म था। हम आप जिसको मानते हैं विष्णु परिवार से रिलेटेड थे। कैसे पता चल रहा? सिक्का से, इतिहास की जानकारी। फिर देखिए बैल, भगवान शिव से ले जाके जोड़ दीजिए, बैल आकृति सिक्के। बैल आकृति, इसका मतलब विष्णु के साथ साथ ये लोग भगवान शिव की भी उपासना करते थे। गुप्त काल। किससे जानकारी मिल रही है? सिक्का से जानकारी मिल रही है, सिक्का से जानकारी मिल रही है। फिर देखेंगे तो सीताराम आकृति सिक्के, किसके? अकबर के। सीताराम आकृति सिक्के अकबर के। अकबर, इसका मतलब मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म को प्राथमिकता दिया था। सूर्य चंद्र आकृति सिक्के अकबर के। टीपू सुल्तान मुसलमान था ना, अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र को अंकित कराया था। इतिहास देख रहे? क्लियर? मुद्रा क्लियर हो गया ना? मुद्रा क्लियर हो गया कि सिक्के पर बीड़ा बजाता हुआ कौन था? सिक्के पर बीड़ा बजाता हुआ किसको दिखाया गया? समुद्रगुप्त। यानी फिर मयूर आकृति सिक्के, मयूर आकृति कुमारगुप्त, मयूर आकृति सिक्के कुमारगुप्त। फिर बैल, तीसरा नंबर बैल, शैव आकृति सिक्के किसके दिखे गए हैं? स्कंदगुप्त के देखे गए हैं। फिर आपको दिखाया गया है कि सीताराम आकृति सिक्के किसके? अकबर के। और फिर आपको दिखाया गया है कि सूर्य चंद्र आकृति सिक्के किसके? अकबर के। और टीपू सुल्तान ये अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र को अंकित कराता था। इतिहास की जानकारी सिक्का से। स्मारक मतलब बिल्डिंग, जानते भी हैं आप लोग। प्राचीन काल में बहुत सारी बिल्डिंगें थी, इमारतें थी। प्राचीन काल में, मध्य काल में चले जाइए, उनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे हमारे इलाहाबाद में इलाहाबाद का किला है, यानी चले जाइए इलाहाबाद के किला जैसे पहुंचिए वैसे पता चलने लगता कि अरे यार मध्य काल में एक राजा था बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर 1583 में, याद रखिएगा 1583, बाद में लिखवाएंगे भी। अकबर यही तो है 1583 में हमारे इलाहाबाद के किला का निर्माण कराया था। ये सब आगे भी आएगा। अब यहाँ से चैप्टर से निकलने वाले, यहाँ से इंट्रो हो गया हम लोगों का। 1513 अरे उसके पहले ना 1565 में अकबर जो था ना मध्यकालीन भारत में ये 3 किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। 1583 में इलाहाबाद का किला का जब निर्माण करा, उस समय जब ये इलाहाबाद का किला बनवा रहा था ना, तो उस समय हमारे इलाहाबाद का नाम प्रयाग था।
ये क्या नाम देकर, इलाहाबाद, इलाहाबाद नाम देकर चला गया। बाद में उसी इलाहाबाद को थोड़ा सुधार करके इलाहाबाद, और वर्तमान समय में योगी सरकार प्रयागराज नाम दे दी। और देखिए जानकारी मिल रही है ना, जैसे हम इलाहाबाद किला पहुंच गए, आगरा के किला पहुंच, लाहौर किला पहुंच गए, तो इतिहास की जानकारी हमको मिलने लगती है। यानी कुल मिलाकर के हम साधन पढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं, क्लियर हो भाई। ऐसे आप आगरा में ही रहिए, संसार प्रसिद्ध 7 आश्चर्यों में आश्चर्य आपका ताजमहल है। यही अकबर से आगे बढ़ाएंगे तो जहांगीर था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। शाहजहां 1631 में अजूरमंद बानू बेगम यानी मुमताज महल के साथ विवाह किया था। मुमताज महल के बचपन का नाम अजूरमंद बानू बेगम था। अभी सुन लीजिए, आगे आएगा जब शाहजहां पढ़ाएंगे। शाहजहां मियाँ बीबी में बड़ा प्रेम रहता था जो है, तो 1612 में विवाह किया था। मुमताज महल के 14 संतान थे। 14 में 7 मर गए, 7 जीवित थे। 4 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी। जैसे जहां नारा, दारा सिको, शाह सुजा, रोशन नारा, औरंगजेब, मुराद बख्श, गोहन आरा। 14वां संतान मुमताज के गर्भ में था। प्रसव पीड़ा के कारण जब मुमताज की मृत्यु हुई तो शाहजहां कहा कि अरे इतने जिस बीबी को इतना मानते उसके याद में कुछ किया जाए। तो 1631 में ही आगरा में 100 को दफन कराया, और उसी की याद में 1631 में संसार प्रसिद्ध मकबरा ताजमहल का निर्माण कार्य आरंभ कर, जो अपने देख रेख में 22 साल काम कराया। थोड़ा पैसा रुपया को लेकर के कितना खर्च हो उसमें इतिहास में विवाद भी है। 9 करोड़ रुपए का खर्चा है। ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके डिजाइनर थे। 22 साल बाद 1653 में जाकर के ताजमहल तैयार हुआ था। इतिहास की जानकारी मिल रही कि अभी न तो हम मुमताज पढ़ रहे हैं न ताजमहल पढ़ रहे हैं। अभी हम केवल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि हम इतिहास जानने का साधन केवल पढ़ रहे हैं। यानी हमको ताजमहल से भी जानकारी मिल रही है। मोती मस्जिद आगरा में बड़ी खूबसूरत शाहजहां ही बनवाया है। दिल्ली में चले जाइए, संसार प्रसिद्ध जामा मस्जिद, लाल किला, सारी बिल्डिंगों से देख रहे। लाल किला के अंदर दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां का पुत्र औरंगजेब कराया था। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, कितना यहां गिनती करेंगे, एक एक आएगा सब। केवल साधन जान जाइए। इन बिल्डिंगों के द्वारा सारी बिल्डिंगों से इतिहास की जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर के हम आपको क्लियर कर ले गए। अभिलेख संबंधी साक्ष्य, मुद्रा संबंधी साक्ष्य, स्मारक, तीनों अभिलेख, मुद्रा, स्मारक इतिहास जानने के साधन। ये आपका हम अगले दिन से आपका सिलेबस उठ जाएगा। पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, सबका नोट्स बनाते चलिए। रही बात कोर्स पूरा करने के लिए, आप तो आप मेंटली तैयार हो जाइए। जितना पढ़ना होगा आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी आपके पास क्षमता हो। हमारी क्षमता तो 12 घंटा, 11 घंटा, जो आप बच्चे आप लाइन में पढ़े हो जानते भी हैं कि रघुवंशी सर 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, आपकी जितनी क्षमता होगी आप बताना। आपका समय से कोर्स पूरा कर देंगे।